सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसी केमिस्ट्री। सो देखो आज का हमारा क्या टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिसिटी के अंदर ही ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट। सो एनाइसोट्रॉपी क्या है उसको जानने से पहले हम एक्चुअली इसका एप्लीकेशन में हम बाद में जाएंगे, लेकिन ये एनाइसोट्रॉपिक चीज क्या है इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट को तुम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, पहला तुम्हारा है डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट और दूसरा तुम्हारा है पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट। ठीक है, अब डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट कौन सा कंपाउंड शो करते हैं? शोन बाय डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, जो तुम्हारा डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स है वो तुम्हारा डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, और जो तुम्हारा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है वो तुम्हारा क्या शो करते हैं? पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट तुम्हारा शो करते हैं। ठीक है, अब सर डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स तुम्हारा होता है ओनली एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड ही तुम्हारा ऐसा इकलौता कंपाउंड है जो तुम्हारा क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है। और डायमैग्नेटिक अगर हुआ तो उसका क्या इफेक्ट शो करेगा? डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट ये एरोमेटिक कंपाउंड शो करता है। सिमिलरली तुम्हारा यहाँ एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है वो तुम्हारा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक अगर इसका बिहेवियर है तो, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर पैरामैग्नेटिक है तो ये क्या प्रॉपर्टी शो करता है? पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट शो करता है। ठीक है, देखो अब मैंने ये बोल दिया, मतलब इधर सर एरोमेटिक कंपाउंड ही आप क्यों बोले? मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है डायमैग्नेटिक जो तुम्हारा प्रॉपर्टी है, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिर्फ एरोमेटिक ही क्यों शो करते हैं, एंटी एरोमेटिक क्यों शो नहीं करते? ठीक है, इधर मैंने क्यों नहीं लिखा एरोमेटिक कंपाउंड और इधर मैंने क्यों एंटी एरोमेटिक नहीं लिखा? ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं फर्स्ट डायग्राम से एक्चुअली दूंगा, तो उसके एक्सप्लेनेशन में मैं बाद में जाऊंगा। ठीक है, पहले तुम इधर कुछ एनएमआर का डाटा देख लो, एक्चुअली ये तुमको याद रखना है। ठीक है, इसका जो एप्लीकेशन पोर्शन है वो हम थोड़ी देर बाद में ही देखेंगे। ठीक है, देखो इधर मैंने क्या लिखा है, इधर एक ये है एक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो एनएमआर अकॉर्डिंग टू एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? देखो ये तुम्हारा जीरो है, ऐसा एक ग्राफ होता है। सो इसमें क्या होता है, ये तुम्हारा जीरो पॉइंट है। जीरो से तुम अगर वैल्यू को अगर बढ़ाओगे तो क्या इधर अगर जाओगे प्लस वैल्यू में अगर शिफ्ट करोगे तुम तो क्या होता है? डी शील्डिंग, इसको कहते हैं डी शील्डिंग और डाउन फील्ड। मतलब अगर तुम्हारा ये जो डेल्टा वैल्यू है, डेल्टा वैल्यू का क्या मतलब है? केमिकल शिफ्ट। डेल्टा वैल्यू का क्या मतलब है? केमिकल शिफ्ट। ओके, ये जो डेल्टा वैल्यू केमिकल शिफ्ट होता है, ये केमिकल शिफ्ट का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो तुम क्या कह सकते हो कि डी शील्डिंग हो रहा है कंपाउंड। ठीक है, और डाउन फील्ड हो रहा है। अगर ये डेल्टा वैल्यू और केमिकल शिफ्ट का वैल्यू अगर डिक्रीज हुआ, मतलब -1 -2 -3 -4 अगर डिक्रीज हो रहा है, जीरो से कम हो रहा है, तो तुम उसको क्या कहोगे? शील्डिंग कहोगे। शील्डिंग, और इसको अपफील्ड भी तुम कह सकते हो। ठीक है, और अब तुम इसको कैसे याद रखोगे? अब तुमको याद रखना पड़ेगा ये छोटा सा टर्म DDHD, मतलब बनाया हुआ है और कुछ नहीं, याद रखने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, DDHD का मतलब है डी शील्डिंग। पहले जो डी है उसका डी का क्या मतलब है? डी शील्डिंग। डी शील्डिंग। सेकेंड डी का मतलब है डाउन फील्ड। ठीक है, H फॉर क्या है? हाई। D फॉर क्या है? डेल्टा वैल्यू। मतलब तुम ऐसे याद रख सकते हो DDHD मतलब डी शील्डिंग, डाउन फील्ड, हाई डेल्टा वैल्यू। मतलब क्या हो रहा है? देखो इधर तुम्हारा जो वैल्यू जो बढ़ रहा है, डेल्टा जो वैल्यू बढ़ रहा है तुम्हारा, डी शील्डिंग फील्ड में अगर जाएगा और डाउन फील्ड में मत जाएगा तो डेल्टा वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो मैंने वही बात छोटा करके लिखा है DDHD। अगर DDHD को तुम रिमेंबर करते हो तो तुम्हारा ऑपोजिट जो साइड है, मतलब शील्डिंग और ऑफ फील्ड, ये ऑटोमेटिक तुम्हारा याद रह जाएगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पर मैं क्या डिस्कस करूंगा, डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट क्या चीज़ है और पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक तुम्हारा क्या चीज़ है। ठीक है, इस पिक्चर को मतलब इस तस्वीर को अच्छे से देखो। इस तस्वीर में मैंने क्या दिखाया है? 3 जस्ट सर्कल है। ठीक है, 3 जस्ट सर्कल है, अंदर कुछ हाइड्रोजन्स है, बाहर कुछ हाइड्रोजन्स है। देखो ये जो ब्लू कलर का हाइड्रोजन्स मैंने दिखाया है, इधर 5 इधर 5, ये है तुम्हारा आउटर हाइड्रोजन। मतलब तुम ये समझ सकते हो कि तुम्हारा एक बड़ा सा मॉलिक्यूल तुमको दे दिया जाएगा। उस मॉलिक्यूल में जो बाहर की तरफ जो हाइड्रोजन्स है तुम
उसको आउटर हाइड्रोजन कंसीडर करोगे, ठीक है। और जो अंदर की तरफ जो हाइड्रोजन्स है उनको तुम क्या करोगे, इनर हाइड्रोजन की तरह तुम कंसीडर करोगे, ठीक है। सो अभी तुम ऐसा समझ लो कि ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन्स है ये तुम्हारा सब बाहर का हाइड्रोजन्स है, और ये जो ब्लैक कलर में मैंने दिखाया है 5-5 ये तुम्हारा अंदर का हाइड्रोजन्स है। देखो कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर तुम अच्छे से देखोगे, मैं भी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तुमको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि बाहर से तुमको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ता है, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल में क्या होता है, मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस रेजोनेट करता है, ठीक है। मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस क्या करता है, रेजोनेट करता है, हम जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखते हैं, ठीक है। तो बाहर से तुम्हारा एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तुमको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। देखो बाहर का एक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो है तुम्हारा बी नॉट, ठीक है। बी नॉट है तुम्हारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इसका डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन तुम्हारा है ऊपर की तरफ, डायरेक्शन है तुम्हारा अपवर्ड की तरफ, ठीक है। और देखो ये जो तुम्हारा डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट है, इसमें क्या होता है, तुम्हारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है और मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है मॉलिक्यूल का, वो कैसा होता है, डायरेक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है कि ऐसा घूम रहा होता है। मॉलिक्यूल में जो तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट है वो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये ऐसा घूम रहा होता है और ये भी ऐसा घूम रहा होता है, ठीक है। मतलब ऐसा घूम रहा होता है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिखाया है मैंने, देखो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा बाहर का जो हाइड्रोजन्स है, ये बाहर का हाइड्रोजन का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में है। देखो ये बाहर है और ये डायरेक्शन तुम्हारा कौन सी साइड है, ऊपर की साइड है। सो ये जो तुम्हारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो तुम्हारा बाहर का हाइड्रोजन्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक जो मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो आउटर हाइड्रोजन्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा जो नेट हमारा क्या है, नेट जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, बी नॉट प्लस बी आई। ऐसा मैंने किस लिए लिख दिया, देखो बी नॉट तुम्हारा कौन सा डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और बी आई तुम्हारा ये जो बी आई हम किसको बोल रहा है, जो मैग्नेटिक, ये जो हाइड्रोजन्स का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है और वो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फील्ड है वो फील्ड ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ठीक है। सो इसलिए हम इसको बी आई कह रहे हैं, ठीक है। और बी आई का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ ही है। सो बी नॉट और बी आई ऊपर की तरफ ही, दोनों ही तुम्हारा क्या है, ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं। इसीलिए तो मैंने यहाँ लिखा है बी नॉट इज बी ऑफ नेट, मतलब तुम्हारा जो नेट, मतलब जो पूरा तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो बी नॉट प्लस बी आई के इक्वल होगा, ठीक है। इसीलिए तुम्हारा क्या है, इसीलिए जो नेट तुम्हारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो इंक्रीज होगा। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट तुम्हारा इंक्रीज हुआ है तो तुम्हारा डेल्टा वैल्यू क्या होगा, डेल्टा वैल्यू तुम्हारा इंक्रीज होगा। अगर डेल्टा वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा, देखो मैंने कुछ पहले ही बोला है, DDHD तुमको याद रखना पड़ेगा। मतलब तुम्हारा क्या है, इधर तुम्हारा डेल्टा वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है सर, ये जो बी नेट अपने लिखा है ये बी नॉट प्लस बी आई की इक्वल है, मतलब तुम्हारा जो डेल्टा वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर डेल्टा वैल्यू सर इंक्रीज होगा तो आपने अभी कुछ देर पहले बताया है, अगर डेल्टा वैल्यू इंक्रीज होता है तो वो डी शील्डेड हो जाता है। सो इसीलिए हम लिखते हैं जो आउटर हाइड्रोजन में है वो आउटर हाइड्रोजन तुम्हारा क्या होगा, डी शील्डेड होगा, ठीक है, डी शील्डेड तुम्हारा होगा। और इनर हाइड्रोजन क्या होगा सर, इनर हाइड्रोजन देखो ये जो इनर हाइड्रोजन है, इनर हाइड्रोजन का मैग्नेटिक मूवमेंट किधर है, ये जो इनर हाइड्रोजन है इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, ठीक है। ये देखो ऐसे सर्कल घूम रहा है तो नीचे की तरफ हुआ, और जो मतलब नीचे आ रहा है, और जो तुम्हारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। सो एक मतलब कैंसिल आउट कर रहा है ईच अदर को, ठीक है, कैंसिल आउट कर रहा है। सो अगर कैंसिल आउट कर रहा है तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इनर हाइड्रोजन के लिए देखो फॉर इनर हाइड्रोजन हम क्या लिख सकते हैं, बी नॉट तुम्हारा ऊपर की तरफ ही काम कर रहा है लेकिन बी आई तुम्हारा नीचे की साइड काम कर रहा है, इसीलिए बी नेट तुम्हारा क्या होगा, बी नेट इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा बी नॉट माइनस बी आई। सो अल्टीमेटली तुम्हारा क्या होगा, बी जो नेट है वो बी नेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। बी नेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो तुम्हारा क्या होता है, बी नेट अगर डिक्रीज हो गया, अगर बी नेट तुम्हारा डिक्रीज हो गया तो डेल्टा वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, केमिकल जो शिफ्ट है वो वैल्यू तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा। अगर केमिकल वैल्यू तुम्हारा डिक्रीज हो गया तो तुम उसको क्या लिख दोगे, शील्डेड, ठीक है। सो बेसिकली तो तुम्हारा यह क्या हो गया, शील्डेड हो गया। मतलब जो और डायमैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी इफेक्ट कौन दिखाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड दिखाते हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड दिखाते हैं,
क्यों दिखाते हैं सर एरोमेटिक कंपाउंड, मैं कुछ देर बाद ही बोलूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो आउटर हाइड्रोजन तुम्हारा इधर है वो आउटर हाइड्रोजन तुम्हारा क्या दिखाएगा, आउटर हाइड्रोजन तुम्हारा यह डी शील्डेड होगा, है ना, डी शील्डेड होगा, और जो तुम्हारा इनर हाइड्रोजन है वो क्या होगा, शील्डेड होगा, ठीक है। इतनी सी बात तुमको इधर याद रखनी है, ठीक है। और देखो पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी इफेक्ट में क्या होता है, देखो पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी इफेक्ट में तुम्हारा ऐसा होता है कि ये जो सर्कल है, सर्कल का डायरेक्शन जस्ट घूम गया है। क्या हो रहा है सर, बी नॉट और बी आई, देखो मैं आउटर हाइड्रोजन के लिए लिख देता हूं, ठीक है। आउटर हाइड्रोजन के लिए सर क्या हो रहा है, आउटर हाइड्रोजन के लिए तुम देखोगे तो बी आई क्या है, बी आई नीचे की तरफ है, बी आई तुम्हारा नीचे की तरफ है, और बी नॉट क्या है, बी नॉट तुम्हारा ऊपर की तरफ है। बी नॉट तुम्हारा क्या है, बी नॉट तुम्हारा ऊपर की तरफ है और बी आई तुम्हारा नीचे की तरफ है। सो अल्टीमेटली ये जो तुम्हारा आउटर जो हाइड्रोजन है, ये 4 आउटर हाइड्रोजन का तुम्हारा क्या होगा, आउटर हाइड्रोजन का जो बी नेट होगा वो बी नेट से डिक्रीज होगा। अगर बी नेट डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा वैल्यू भी सर डिक्रीज होगा, डेल्टा वैल्यू भी डिक्रीज होगा तो मेरा क्या होगा, शील्डेड हो जाएगा, कंपाउंड क्या होगा, शील्डेड हो जाएगा। और पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट कौन दिखाता है, पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट दिखाता है बेसिकली एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स तुम्हारा क्या दिखाता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तुम्हारा दिखाता है पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी इफेक्ट। और इसमें भी जो बाहर की तरफ हाइड्रोजन्स होता है, वो बाहर की तरफ हाइड्रोजन्स में क्या दिखाता है, ये देखो बी आई नीचे की तरफ गया, बी नॉट ऊपर की तरफ गया, सो बी नेट तुम्हारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर बी नेट तुम्हारा डिक्रीज हो गया सो डेल्टा वैल्यू भी डिक्रीज हो गया, सो बाहर का हाइड्रोजन तुम्हारा क्या होगा, शील्डेड हो जाएगा, ठीक है, शील्डेड हो जाएगा। बाहर का हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर का हाइड्रोजन तुम्हारा शील्डेड हो जाएगा, ठीक है। अब इनर हाइड्रोजन में अगर तुम आओगे, देखो ये जो ब्लैक कलर में मैंने दिखाया है ये है इनर हाइड्रोजन। अगर इनर हाइड्रोजन में तुम अगर अच्छे से देखोगे सो इसका सर्कल किधर जा रहा है, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखो इधर भी ऐसे जा रहा है। सो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब बी आई तुम्हारा किधर जा रहा है, बी आई तुम्हारा जा रहा है ऊपर की तरफ, और बी नॉट तुम्हारा किधर पे जा रहा है, बी नॉट तुम्हारा ऑल्सो जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर दोनों ही सर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो बी नेट क्या होगा, बी नेट तुम्हारा इंक्रीज होगा। अगर बी नेट सर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, डेल्टा वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, डेल्टा वैल्यू भी सर इंक्रीज हो गया। डेल्टा वैल्यू अगर इंक्रीज हो गया तो तुम्हारा जो देखो अगर डेल्टा वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, डेल्टा वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, देखो डीडीएचडी को याद रखो, डेल्टा वैल्यू और डीडीएचडी मैंने क्या बोला था, डीडीएचडी का मतलब ये है कि तुम्हारा डी शील्डेड डाउनफील्ड हाई डेल्टा वैल्यू, ठीक है। अगर डेल्टा वैल्यू तुम्हारा हाई जा रहा है तो क्या होगा, डी शील्डेड होगा, डी शील्डेड हो जाएगा, ठीक है, डी शील्डेड हो जाएगा। अगर और इधर क्या था, इधर बी नेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा वैल्यू भी तुम्हारा डिक्रीज होगा, मतलब तुम्हारा शील्डेड हो जाएगा, ठीक है, शील्डेड हो जाएगा। सर क्या आपने जो इतना हिस्ट्री बोला है डायमैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी इफेक्ट में, पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी इफेक्ट में, ये क्या हमको याद रखना पड़ेगा? नहीं, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, बट कॉन्सेप्चुअली तुमको ये दिमाग में रखना है कि हाँ सर ने कुछ ऐसा बोला था, ठीक है। लेकिन तुम क्या याद रखोगे, याद तुमको रखना है जस्ट ये टेबल तुमको याद रखना है, ठीक है, ये टेबल तुमको याद रखना है। देखो कंपाउंड तुम्हारा जो भी है, कंपाउंड होगा एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक है तो इनर हाइड्रोजन, देखो ये एरोमेटिक में मैंने क्या बोला, इनर जो हाइड्रोजन है, देखो इनर हाइड्रोजन तुम्हारा क्या होगा, शील्डेड होगा, मैंने एस लिखा है, एस फॉर शील्डेड, ओके। और आउटर हाइड्रोजन तुम्हारा क्या है, ये देखो आउटर हाइड्रोजन मैंने डी शील्डेड लिखा है, सो आउटर हाइड्रोजन तुम्हारा होगा डी शील्डेड, ओके। तो तुमको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जो एरोमेटिक जो कंपाउंड है वो उसका जो इनर हाइड्रोजन है वो शील्डेड होता है, मतलब डेल्टा वैल्यू तुम्हारा कम होता है, ठीक है। और आउटर जो हाइड्रोजन है उसका वैल्यू तुम्हारा, आउटर जो हाइड्रोजन है वो डी शील्डेड होता है, मतलब उसका जो डेल्टा वैल्यू है वो ज्यादा होता है, ठीक है। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में उसका उल्टा होता है। अगर तुम ये बात जस्ट याद रखोगे, मतलब पहले वाला एरोमेटिक का केस वाला, तो एंटी एरोमेटिक अपने आप से ही याद हो जाएगा तुमको, ठीक है। सो इतनी सी बात तुमको जस्ट इधर से याद रखना है, ठीक है। अब देखो मैं कॉन्सेप्ट इधर डिस्कस कर लेता हूँ, बट हमारे लिए इररिलेवेंट होगा, लेकिन मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये जो मैंने बोल दिया कि डायमैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी इफेक्ट तुम्हारा कौन कंपाउंड दिखाता है, एरोमेटिक। इधर मैं एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं लिखा, मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि एरोमेटिक कंपाउंड क्यों डायमैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी इफेक्ट शो करते हैं, और तुम्हारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्यों पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी इफेक्ट तुम्हारा शो करते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर हम देंगे एक्चुअली फर्स्ट डायग्राम से। तो देखो फर्स्ट डायग्राम बेसिकली क्या होता है, मैं कुछ रूल डिस्कस कर लेता हूं। देखो जिसका कॉन्सेप्ट का जरूरत है वो ये देख सकता है,
वरना तुम्हारा लिए अननेसेसरी होगा, कोई नहीं पूछने वाला, तुम वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। सो जिसको जरूरत है देखो, फर्स्ट डायग्राम क्या है, देखो पहले तुमको एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूं, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। देखो मैं पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इंसर्ट कंपाउंड इन सर्कल, देखो मैंने ये 4 कंपाउंड लिए हैं। ये 4 कंपाउंड में से पहले मैं ये वाला कंपाउंड तुमको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है। ये वाला कंपाउंड मैं ले रहा हूं। सो ये क्या है, 3 मेंबर रिंग है। वो नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड उसको छोड़ दो, अभी 3 मेंबर रिंग की तरफ तुम फोकस करो, ठीक है। देखो 3 मेंबर रिंग को इंसर्ट करना पड़ेगा। कैसे इंसर्ट करना पड़ेगा, एट वन वर्टेक्स मस्ट बी एट बॉटम पोजीशन, मतलब तुमको नीचे रखना पड़ेगा। क्या है, ये जो नीचे तुम्हारा पोजीशन है, वर्टेक्स का क्या मतलब है, देखो ये जो कोना होता है, ये कोना, ये कोना और ये कोना, एक कोना को तुमको क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ रखना पड़ेगा। मतलब सर इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। इसको मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, देखो इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। हो गया हमारा, क्या मैंने क्या किया, इंसर्ट, ये कंपाउंड को मैंने इस सर्कल के अंदर में इंसर्ट कर दिया। एट वन वर्टेक्स मस्ट बी एट द बॉटम पोजीशन, ये देखो बॉटम पोजीशन में एक्स वर्टेक्स में लिख दिया है। फॉलो हुंड्स रूल ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग, और उसके पहले ये मैंने पहले लिखना चाहिए था, ऑल वर्टेक्स आर इमोस। देखो ये तुम्हारा एक वर्टेक्स है, ये तुम्हारा एक वर्टेक्स है, ये तुम्हारा एक वर्टेक्स है। इमोस का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये जो एक वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स का मतलब एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये जो एक वर्टेक्स है इसका मतलब है एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो एक तुम्हारा एक वर्टेक्स है इसका मतलब है एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। देखो अब कितना इलेक्ट्रॉन इधर है, ये तुम्हारा नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा हो गया, ठीक है। और 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे हम, देखो इसको फिल करना पड़ेगा। कैसे फिल करना पड़ेगा, फॉलो हुंड्स रूल ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग, मतलब पहले तुमको एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स घुसते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन घुसते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन घुस सकते हैं। तो देखो इधर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन घुसवा दिया, ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन घुस गया, और इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर नीचे घुस गया, ठीक है। ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा घुस गया होगा, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो ये तो सेम एनर्जी में है, मतलब ये है तुम्हारा BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये है तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इधर से जा रहा है नॉन बॉन्डिंग, इधर से जा रहा है तुम्हारा क्या, इधर से जा रहा है तुम्हारा नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। तो देखो नॉन बॉन्डिंग मैं पूरा ही लिख देता हूं, नॉन बॉन्डिंग। सो देखो क्या होता है, ये है तुम्हारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मैं पूरा लिख देता हूं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एमो लिख देता हूं, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है तुम्हारा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इधर फिल कर दिया है, और 2 इलेक्ट्रॉन सर एनर्जी तो सर इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं इसका एनर्जी सेम था इसलिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को इधर दे दिया है, ठीक है। और 2 जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बचा हुआ है वो 1 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इधर जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम्हारा इस कंपाउंड में क्या हुआ, इस कंपाउंड में देखो 2 तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो तुम कंक्लूजन में क्या लिखोगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तुम्हारा। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड तुम्हारा प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, पैरामैग्नेटिक कह सकते हैं। क्या है, पैरामैग्नेटिक कह सकते हैं। देखो ये हम लिख देंगे पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक कंपाउंड क्या शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। और ये जो तुम्हारा कंपाउंड है 3 मेंबर विथ नेगेटिव चार्ज, ये तुम्हारा क्या है, मैंने कल ही ये एग्जांपल डिस्कस किया था पार्ट 1 में कि ये एंटी एरोमेटिक है। तुम इसको देख सकते हो, देखो साइक्लिक है तुम्हारा कंपाउंड, तुम्हारा क्या है, साइक्लिक है। प्लानर है, यस सर प्लानर है। ये नेगेटिव चार्ज अगर इधर आया तो ये बॉन्डेड डेंसिटी इधर शिफ्ट करके इधर नेगेटिव चार्ज बनाएगा, फिर क्या होगा, ये फुल्ली कॉन्जुगेटेड होगा, ठीक है। सो साइक्लिक है तुम्हारा, प्लानर भी है, ऑल कार्बन आर sp2, ठीक है। साइक्लिक है, प्लानर है, फुल्ली कंजुगेटेड है, और तुम्हारा कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करके बैठा है, 4n इलेक्ट्रॉन काउंट करके बैठा है। n का वैल्यू तुम 1 ले लो, 4 × 1 इज इक्वल टू तुम्हारा कितना होगा, 4 होगा। सो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, सो सेटिस्फाई कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू हुकेल रूल ये क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। सो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है सर। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का नेचर कैसा है, देखो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का नेचर है तुम्हारा पैरामैग्नेटिक। कैसे पता चला, फर्स्ट डायग्राम से पता चला। सो सिमिलरली हम क्या करते हैं, ये 4 मेंबर और इस तीनों को हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने ये तीनों स्ट्रक्चर इधर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। मैंने कंपाउंड को इंसर्ट कर लिया, सर्कल ड्रॉ किया है, कंपाउंड को इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। और जो वर्टेक्स तुम्हारा नीचे की साइड होना चाहिए, मैंने एक वर्टेक्स को नीचे की तरफ रखा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, मेरे साथ पेन पेपर लेके मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तुम फिल करो, ठीक है।
तो देखो ये कितना इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है, 1 2 3 4, सो 4 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है। सो 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा 4 हो गया, ठीक है। और इधर कितना है, 1 2 3 4 5 6, सो बेसिकली 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इधर देखो 1 2 3 4 5 6, सो बेसिकली 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4, ये हो गया तुम्हारा 5, ये हो गया तुम्हारा 6, ठीक है। देखो यह है तुम्हारा बॉन्डिंग, यह है तुम्हारा नॉन बॉन्डिंग, और उधर ऊपर है तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। सो हम क्या बोल रहा है, देखो इधर से तुम्हारा सर्कल जाता है, इधर से तुम्हारा ड्रॉ लाइन जाता है, ठीक है। इधर से तुम्हारा क्या जाता है, इधर से तुम्हारा ड्रॉ लाइन जाता है, मतलब इधर से ये है, इधर से जाएगा, ठीक है, इधर से, ठीक है। ये तुम्हारा नॉन बॉन्डिंग हो गया, ऊपर की तरफ जो है एंटी बॉन्डिंग, और नीचे की तरफ जो है तुम्हारा बॉन्डिंग। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर है। सर इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यस सर इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हारा प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें तुम्हारा प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें क्या है सर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको हम कहेंगे डायामैग्नेटिक कंपाउंड। देखो डायामैग्नेटिक, और इसको भी हम कहेंगे डायामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड हम कहते हैं। देखो अब बेंजीन तो मैंने कह दिया था कि एरोमेटिक होगा। सो एरोमेटिक तुम्हारा जो, जब भी तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड है तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या दिखाता है, डायामैग्नेटिक है। और डायामैग्नेटिक अगर है तो ये क्या शो करेगा, कौन सा इफेक्ट, डायामैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। और ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये भी तुम्हारा एरोमेटिक है, ये भी तुम्हारा क्या है, एरोमेटिक है। सो एरोमेटिक अगर हुआ, ये भी तुम्हारा एरोमेटिक है। सो ये जो दोनों कंपाउंड तुम्हारा एरोमेटिक है, तो ये दोनों कंपाउंड तुम्हारा क्या होगा, डायामैग्नेटिक हुआ है। और डायामैग्नेटिक अगर हुआ तो तुम्हारा डायामैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी इफेक्ट शो करेगा। और ये 4 मेंबर रिंग तुम्हारा क्या है, पिछला दिन मैंने डिस्कस किया था पार्ट 1 में कि ये एंटी एरोमेटिक है। सो एंटी एरोमेटिक अगर है, ये एंटी एरोमेटिक है और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, पैरामैग्नेटिक। सो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं और पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो तुमको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, ये क्वेश्चन को तुमको देखे ऐसा बोला जाएगा कि बताओ इस कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन तुम्हारा डीशील्डेड है और कितना हाइड्रोजन तुम्हारा शील्डेड है, ठीक है। तो तुम कैसे करोगे, तो अभी मैंने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, पहले तुमको ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है तुमको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये तुम्हारा क्या है, कंपाउंड तुम्हारा है साइक्लिक, ठीक है। कंपाउंड तुम्हारा है साइक्लिक, कंपाउंड तुम्हारा क्या है, देखो प्लानर है। ऑल कार्बन, और देखो तुम ईच एंड एवरी कार्बन को अगर देखोगे तो सब कार्बन तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मतलब तुम्हारा क्या है, मतलब तुम्हारा है प्लानर, ठीक है। साइक्लिक हो गया, प्लानर हो गया, फुल्ली कंजुगेटेड। देखो ये पाई बॉन्डेड डेंसिटी इधर आया तो ये बॉन्डेड डेंसिटी इधर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्डेड डेंसिटी इधर आएगा तो ये बॉन्डेड डेंसिटी इधर, ये बॉन्डेड डेंसिटी इधर आएगा, 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 ये बॉन्डेड डेंसिटी तुम्हें इधर आएगा, ठीक है। मतलब पूरा सिस्टम जो है तुम्हारा फुल्ली कंजुगेटेड है, ठीक है। तो फुल्ली तुम्हारा क्या है, कंजुगेटेड, फुल्ली कंजुगेटेड भी ये है। मतलब साइक्लिक हो गया, प्लानर हो गया, फुल्ली कंजुगेटेड हो गया। sp3 कोई भी इधर सेंटर नहीं है, सो sp3 भी तुम्हारा क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। सो ये और कितना तुम्हारा इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर रहा है, देखो काउंट करो, इधर से मैं काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सो 18 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देखो ये तुम्हारा क्या होगा, 4n+2 को सेटिस्फाई करेगा। कैसे, देखो 4 इंटू अगर मैं 4 करता हूं प्लस 2 करता हूं तो कितना होता, 4 4 सर 16, 16 प्लस 2 18, ओके। सो अल्टीमेटली तुम्हारा क्या है, अकॉर्डिंग टू हुकेल रूल तुम्हारा 4n+2 तुम्हारा सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये तुम्हारा क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। तो मैंने फाइंड कर लिया ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक, देखो एरोमेटिक मिल गया। तो अगर ये कंपाउंड एरोमेटिक है तो पिछला मैंने इधर जो ड्रॉ किया था एक छोटा सा सर्कल, उस सर्कल को तुमको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा जो बॉक्स मैंने ड्रॉ किया था उस बॉक्स को तुमको याद रखना पड़ेगा। अब तुम्हें फाइंड करना है आउटर हाइड्रोजन और इनर हाइड्रोजन। देखो ये जो तुम्हारा है, ये 1 2 3 4 5 6 ब्लैक कलर में जो दिखाया गया है ये तुम्हारा इनर हाइड्रोजन है और ये तुम्हारा सब तुम्हारा आउटर हाइड्रोजन है, ठीक है। आउटर हाइड्रोजन सर एरोमेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक सो क्या होगा, मैं लिख देता हूं, इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स
outer hydrogens are de-shielded, ठीक है, de-shielded, और inner hydrogens are shielded, ठीक है, ये तुमको याद रखना था। अब सर कितना तुम्हारा हाइड्रोजन है बाहर की तरफ, देखो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब तुम्हारा 12 जो हाइड्रोजन्स है वो तुम्हारा क्या है, आउटर की तरफ प्रेजेंट है। अगर आउटर हाइड्रोजन तुम्हारा 12 है तो क्या होगा, डी शील्डेड होगा। ये तुम्हारा क्या होगा, आउटर हाइड्रोजन तुम्हारा डी शील्डेड होगा, मतलब इसका डेल्टा वैल्यू क्या होगा, हाई होगा सर। DDHD से तुम याद रख सकते हो, DDHD डी शील्डेड डाउन फील्ड हाई डेल्टा वैल्यू, मतलब डेल्टा वैल्यू अगर हाई है तो तुम्हारा डी शील्डेड होगा और डाउन फील्ड होगा, ठीक है, हो गया। और अगर देखो और कितना हाइड्रोजन तुम्हारा अंदर है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन तुम्हारा क्या है, 6 हाइड्रोजन तो तुम्हारा है वो इनसाइड है, ठीक है। अगर इनसाइड है तो हम क्या कह सकते हैं, अगर इनसाइड होगा तो तुम्हारा शील्डेड होगा, ठीक है, अगर तुम्हारा क्या होगा, शील्डेड होगा, मतलब तुम्हारा जो डेल्टा वैल्यू है वो डेल्टा वैल्यू तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है, ओके। देखो अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, जो हमारा सिस्टम्स है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, उस सब सिस्टम्स को हम इधर ही कवर अप कर लेंगे, तो हमारा जो चैप्टर है वो कंसाइज हो जाएगा, ठीक है। सो पहले देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सर ये चारों कंपाउंड्स हैं, तो सिर्फ ये चारों कंपाउंड्स ही हो सकते हैं ऐसा कोई बात नहीं है, ये चारों मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, ठीक है। सो पहले कंपाउंड में क्या है, देखो ऑल आर साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करो, एरोमेटिसिटी का पार्ट 1 देखो, फिर इस वीडियो को देखो, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है और जिसको समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, ठीक है। सो देखो ये क्या है, ऑल कार्बन तुम्हारा क्या है, देखो पहले तुम्हारा साइक्लिक हो गया तुम्हारा, फिर प्लानर हो गया, और मतलब क्या है, sp2 सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, और कोई भी sp3 सेंटर इधर नहीं है, और ये फुल्ली कंजुगेटेड है, ठीक है जी, ठीक है। सो फुल्ली कंजुगेटेड तुम्हारा है, अगर ये चारों कंडीशन तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है, और कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तुम्हारा 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब 4 × 0 अगर इनका वैल्यू तुम लेते हो +2 तो कितना होता है तुम्हारा 2। सो 2 मतलब 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सभी ये चारों कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। ये भी तुम्हारा एरोमेटिक है, ये भी तुम्हारा एरोमेटिक है, ये भी तुम्हारा एरोमेटिक है, ये भी तुम्हारा एरोमेटिक है। इसको ये जो एसिड है, इस एसिड का नाम है स्क्वीरिक एसिड, ये है तुम्हारा स्क्वीरिक एसिड, ठीक है, ये बहुत एसिडिक होता है। सो स्क्वीरिक एसिड फुल्ली कंजुगेटेड होता है। कैसे सर फुल्ली कंजुगेटेड होता है, देखो ये डबल बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट कर रहा है तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ सकता है, और ये डबल बॉन्ड तुम्हारा कहाँ जाएगा, ऐसे शिफ्ट होता है, ठीक है। और ऑल्टरनेट रेजोनेंस भी हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों कंपाउंड तुम्हारा क्या है, एरोमेटिक है। देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या है सर, ये है, ये है, ये है, ये है। सो पहले 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखो, 4 इंटू अगर तुम 1 करते हो तो मतलब 4n का वैल्यू अगर 1 लेते हो तो कितना होता है, 4 होता है, मतलब ये चारों कंपाउंड तुम्हारा एंटी एरोमेटिक है। देखो अगर मैंने क्या बोला था, साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, फुल्ली कंजुगेटेड होना चाहिए, ठीक है। इसका बाद में क्या होता है, 4n+2 अगर हुआ तो तुम्हारा तुम कह सकते हो कि एरोमेटिक होगा। अगर 4n+2 नहीं हुआ, 4n हुआ तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारा एरोमेटिक होगा। और इन चारों में से अगर कोई भी तुम्हारा रूल वायलेट हो गया तो तुम क्या कह दोगे कि तुम्हारा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। इतना तुमको याद रखना है। सो देखो ये तुम्हारा क्या है, साइक्लिक है, सभी कंपाउंड साइक्लिक होगा, प्लानर होगा, sp3 कोई भी इधर नहीं है, फुल्ली कंजुगेटेड है, और तुम्हारा क्या है 4n सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए हम सभी को क्या लिखेंगे, एंटी एरोमेटिक। ये भी तुम्हारा एंटी एरोमेटिक है, ये भी तुम्हारा एंटी एरोमेटिक होगा, ये भी तुम्हारा एंटी एरोमेटिक होगा, ये भी तुम्हारा एंटी एरोमेटिक होगा, ये भी तुम्हारा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। देखो इधर एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट को, ये सर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर को आप मतलब क्यों काउंट नहीं करते हो, तो 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए ना, लेकिन ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर को हम काउंट नहीं करते, इसीलिए काउंट नहीं करते कि ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, नॉट पार्टिसिपेटेड इन कॉन्जुगेशन, ठीक है। मतलब ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, अगर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है तो क्यों हम उसको काउंट करेंगे, ठीक है।
जो कॉन्जुगेशन में है ये दो बॉन्ड है, मतलब ये बॉन्ड अगर इधर गया तो ये बॉन्ड इधर आ सकता है, मतलब तुम्हारा 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इधर है, 4 बॉन्ड इधर क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट कर रहे हैं, मतलब दो बॉन्ड और 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहाँ क्या कर रहे हैं, कंजुगेट कर रहा है, इसीलिए हम इन सभी को क्या कहेंगे, एंटी एरोमेटिक कह देंगे। ठीक है, तो देखो अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन तुम्हारा सिस्टम है। सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या क्या है, देखो पहले ही तुम बेंजीन को याद रखो, पहले तुम्हारा बेंजीन है, फिर तुम्हारा पिरिडीन है, और ये सारे जो कंपाउंड्स है तुम्हारा, देखो सभी कंपाउंड तुम्हारा क्या है, सभी कंपाउंड तुम्हारा है बेसिकली साइक्लिक है। ठीक है, प्लानर है, फुल्ली कंजुगेटेड है, सभी कार्बन तुम्हारा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब प्लानर है, और तुम ऐसे लिख सकते हो कि sp3 एब्सेंट है। और कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए तुम्हारा सब जो कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक होगा। ठीक है, सब जो कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक होगा। तो तुम्हें ये सारा कंपाउंड्स तुमको याद रखना है कि एरोमेटिक है। ठीक है, जैसे तुम्हारा बेंजीन है, पिरिडीन है, देखो 1 2 3 4 5 6, मैं इलेक्ट्रॉन को काउंट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, देखो ये 1 2 3 4, और सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन है 5 6, 1 2 3 4, ऑक्सीजन का 2 है 6 हो गया, 1 2 3 4, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन 5 6 हो गया। सो 1 2 3 4 5 6, ये देखो 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे स्टूडेंट को एक डाउट आता है कि सर आप ये पॉजिटिव चार्ज में तो ये डीलोकलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे डीलोकलाइजेशन होता है, फुल्ली कंजुगेटेड है सिस्टम। ठीक है, ये जो फुल्ली कंजुगेटेड आपने लिखा है मान गया, लेकिन इधर आप जरा बताइए, ये बोरॉन है फिर भी ये कैसे कर रहा है। देखो बोरॉन में क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट p ऑर्बिटल की वजह से क्या होता है, ये कॉन्जुगेशन में ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, अगर ये कॉन्जुगेशन में आ सकते हैं तो क्या है, ये एरोमेटिक तुम्हारा होगा। ठीक है, ये भी तुम्हारा एरोमेटिक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये भी तुम्हारा एरोमेटिक है, 1 2 3 4 5 6, ये भी तुम्हारा एरोमेटिक है, 1 2 3 4 5 6, ये भी तुम्हारा एरोमेटिक है, 1 2 3 4 5 6 एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये सभी तुम्हारा क्या है, एरोमेटिक स्पीशीज है। तो जस्ट तुमको ये सब एक बार तुमको देखना पड़ेगा और देख के तुमको याद रखना है। ठीक है, सभी कंपाउंड्स। देखो अब 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर तुम जाओगे तो पहले ही तुम्हारा जो एक कंपाउंड आता है 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, वो है तुम्हारा कॉट। कॉट का मतलब है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, बहुत ही फेमस कंपाउंड है और एग्जाम में बहुत आता है ये। ठीक है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। सो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में क्या होता है, देखो एक साइक्लिक कंपाउंड है, और टेट्राइन मतलब 4 तुम्हारा डबल बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या होता है सर, ये देखो ये तुम्हारा, इसको सब छोड़ दो, पहले तुम इसको देखो, ये तुम्हारा क्या है, साइक्लिक है। यस सर साइक्लिक है। प्लानर है, देखो ये इनिशियली तुमको क्या लग सकता है, सर ये डबल बॉन्डेड डेंसिटी इधर आएगा, ये बॉन्डेड डेंसिटी इधर आएगा, ये बॉन्डेड डेंसिटी इधर आएगा, तो ये बॉन्डेड डेंसिटी इधर जाएगा, मतलब तुम्हारा क्या है, देखने से लग रहा है कि तुम्हारा प्लानर है। ठीक है, साइक्लिक है, प्लानर है, फुल्ली कंजुगेटेड है, और तुम्हारा क्या है, sp3 इधर कोई भी नहीं है, ऐसा तुम्हारा लग रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या होना चाहिए, और तुम्हारा कितने इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। तो 4 × 2 दैट मीन्स 4n को अगर फॉलो करेगा, तो n की जगह अगर मैं 2 बिठाता हूं तो 4 × 2 का कितना होता है, 8, मतलब ये एंटी एरोमेटिक हो गया। तो एंटी एरोमेटिक ये नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, देखो ये जो तुम्हारा ये जो कॉन्जुगेशन मैंने दिखाया है, ये कॉन्जुगेशन आपस में होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, देखो ये कॉन्जुगेशन अगर नहीं हुआ, कॉन्जुगेशन क्यों नहीं होता है, पहले ये समझो। कॉन्जुगेशन नहीं होता है इसीलिए क्योंकि ये जो तुम्हारा ऑर्बिटल्स है, ये ऑर्बिटल्स क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो एक ऑर्बिटल ऊपर की तरफ है, तो एक ऑर्बिटल ऐसे है, मतलब परपेंडिकुलर है। अगर ऑर्बिटल्स ऐसे परपेंडिकुलर होंगे तो थोड़ा ही रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस इधर नहीं होता है। सो रेजोनेंस अगर इधर नहीं हो रहा है, और तुम ऐसे कह सकते हो कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन ही डीलोकलाइज नहीं कर सकता है, तो तुम इधर क्या कह सकते हो, कंजुगेटेड नहीं है। तो फुल्ली कंजुगेटेड अगर नहीं है तो तुम कह दोगे कि तुम्हारा कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक, देखो ये तुमको याद रखना पड़ेगा। अब मैंने ये बोल दिया है तो तुमको याद ये रखना पड़ेगा कि रिवाइज तुमको ऐसे नहीं करना है कि कोई भी एक बुक उठा के बैठ गया ऐसे रिवाइज कर रहा है, चल रहा है, बस बुक का पेज ऐसे पलट रहा है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये सारा एक बार तुमको लिखना पड़ेगा। लिख के एक बार प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो कभी भी तुम्हें केमिस्ट्री का स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, केमिस्ट्री तुमको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक बार देख लिया, अब उसको पलटोगे, अगर पलटने के बाद तुमको लिखना पड़ेगा बोर्ड में। ठीक है, और तुम्हारा जो पेन पेंसिल होता है उसमें तुमको लिखना पड़ेगा। तो अगर लिख किया तो तुम्हारा क्या होगा, ऑर्गेनिक तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, सो ये तुम्हारा कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है,
ये तुमको याद रखना पड़ेगा, मैंने बता दिया तो तुमको याद रखना पड़ेगा। देखो ये जो कंपाउंड है और ये जो कंपाउंड है और ये जो कंपाउंड है, ये दिखने में क्या लग रहा है, एंटी एरोमेटिक होगा। क्यों? साइक्लिक है, प्लानर है, फुल्ली कंजुगेटेड है एंड कंटेन कितना इलेक्ट्रॉन करके बैठा है, 4 इन, मतलब 4 इंटू अगर 2 करूंगा तो 8 आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन का 2 मतलब 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अगर 8 हो रहा है तो तुम क्या कह सकते हो कि तुम्हारा 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इधर है, मतलब साइक्लिक है, प्लानर है, फुल्ली कंजुगेटेड है, तो और sp3 कोई भी नहीं है और 4 इन इलेक्ट्रॉन तुम्हारा सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ये सारे कंपाउंड तुम्हारा क्या है, एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ मतलब हटके एग्जाम्पल्स है। कैसे? देखो ये तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब होना क्या चाहिए था, ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था। क्यों? साइक्लिक है, प्लानर है, कॉन्जुगेटेड है। नहीं, कॉन्जुगेटेड तुम इसको नहीं कहोगे। ये जो तुम्हारा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो रहा है, तुम समझ रहे हो कि सर ये तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड डेंसिटी इधर जाएगा, ये बॉन्ड डेंसिटी इधर आएगा और ये बॉन्ड डेंसिटी इधर जाएगा, मतलब कॉन्जुगेशन इधर हो रहा है, लेकिन कॉन्जुगेशन इधर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो ये जो तुम्हारा ये जो मतलब तुम्हारा जो कार्बन है वो कार्बन, ये कार्बन है, ठीक है, और ये कार्बन तुम्हारा ये जो नेगेटिव चार्ज है ये तुम्हारा क्या है, लोकलाइज्ड है। ये तुम्हारा क्या है, लोकलाइज्ड है। अगर इधर ही रुक गया है नेगेटिव चार्ज, इधर उधर नहीं जा पा रहा है, तो तुम क्या कह सकते हो कि इधर रेजोनेंस नहीं है, मतलब डिलोकलाइजेशन नहीं है। अगर डिलोकलाइजेशन नहीं है तो फुल्ली कंजुगेटेड नहीं है। अगर फुल्ली कंजुगेटेड तुम्हारा नहीं है तो तुम क्या कहोगे कि कंपाउंड तुम्हारा नॉन एरोमेटिक होगा। ये कंपाउंड तुम्हारा नॉन एरोमेटिक है। लेकिन अगर तुम क्या करते हो, अगर तुम इसमें एक आर ऐड करते हो, ठीक है, अगर तुम कोई भी एक आर ग्रुप, मैं आर ग्रुप को भी दिखाऊंगा कि आर ग्रुप क्या तुम ले सकते हो। अगर आर ग्रुप तुम कोई ऐड करते हो तो क्या होता है, आर ग्रुप अगर तुम जब ऐड करते हो तो क्या होता है, ये एरोमेटिक बन जाता है, मतलब प्लेनरिटी इसमें आ जाता है। ठीक है, अगर प्लेनरिटी आ गया तो तुम्हारा कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। देखो कैसे होता है। ठीक है, देखो ये तुम्हारा जो 8 मेंबर रिंग है, देखो इधर ये और ये, ठीक है, ये और इधर क्या, मैंने एक 3 मेंबर रिंग ले लिया, ऐसे 3 मेंबर रिंग। ठीक है, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है और इधर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, ये तुम्हारा नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और तुम्हारा क्या है, ये दोनों नीचे है। अगर इसमें प्लेनरिटी आ गया तो तुम इसको क्या कहोगे, प्लेनरिटी अगर आ गया तो तुम इसको कह दोगे कि एंटी एरोमेटिक ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक तुम आप इसको कह सकते हो, ये हो जाएगा तुम्हारा एंटी एरोमेटिक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तुम्हारा एंटी एरोमेटिक हो रहा है, लेकिन इधर तुम इसको नॉन एरोमेटिक कहोगे। ठीक है, देखो ये है तुम्हारा 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तुम्हारा क्या है, ये पहला सिस्टम है। देखो ये सभी कंपाउंड्स क्या है, तुम्हारा साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक है, प्लानर है, फुल्ली कंजुगेटेड है। ठीक है, ये तुम्हारा साइक्लिक है, प्लानर है, फुल्ली कंजुगेटेड है, और कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करके बैठा है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर 10 होता है तो कितना, देखो 4 इंटू 2 प्लस 1, मतलब 4n प्लस 2, सॉरी 2, 4 2 8 प्लस 2 मतलब कि 10, मतलब ये एरोमेटिक का क्राइटेरिया है। ठीक है, सो ये कंपाउंड तुम्हारा क्या है, एरोमेटिक है। ये कंपाउंड तुम्हारा क्या है, एरोमेटिक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, एक ये भी तुम्हारा एरोमेटिक है, ये भी तुम्हारा एरोमेटिक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये भी तुम्हारा एरोमेटिक है, ये भी तुम्हारा एरोमेटिक होगा। लेकिन इस कंपाउंड में तुम एरोमेटिक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, देखो ये जो तुम्हारा कंपाउंड है, ये कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन्स है, अंदर की तरफ 2 हाइड्रोजन्स है, ये एक हाइड्रोजन है और ये एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये 2 जो हाइड्रोजन है ये आपस में क्या करता है, रिपल्शन करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा रिपल्शन हुआ तो क्या हुआ, अगर बहुत ज़्यादा इधर रिपल्शन होता है तो मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल जो है नॉन प्लानर हो जाता है। ठीक है, मतलब प्लानरिटी इसमें नहीं रहता है, नॉन प्लानर हो जाता है, मतलब प्लानर नहीं है ये। अगर नॉन प्लानर हो गया तो तुम्हारा कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा नॉन एरोमेटिक। ओके, ये तुम्हारा होगा एरोमेटिक। देखो ये वाला सेम ही है, एरोमेटिक। मतलब तुम ये जो इसकी वजह से नॉन एरोमेटिक तुम्हारा आ रहा है, अगर इन दोनों हाइड्रोजन्स को हटा के अगर तुम एक बॉन्ड ले सकते हो तो तुम्हारा क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। मतलब ये एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, जो क्या स्ट्रैटेजी है, इस नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में ले जाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, सर ये दोनों जो हाइड्रोजन्स है, इस दोनों हाइड्रोजन को हम हटा देंगे, हटा के एक बॉन्ड इधर ले आएंगे तो क्या होगा, हमारा कंपाउंड एरोमेटिक बन जाएगा। ठीक है,
और तुम क्या कर सकते हो, देखो ऐसे तुम एक कार्बन इधर ले सकते हो, अगर एक कार्बन भी तुम इधर ले आओगे तो तुम्हारा क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा, मतलब प्लेनरिटी आ जाएगा। अगर प्लेनरिटी आ जाएगा तो साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, फुल्ली कंजुगेटेड होगा, sp3 कोई भी नहीं है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तुम्हारा है तो एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और इधर तुम एक एक्स भी ले सकते हो, एक्स तुम्हारा क्या क्या होगा, NH ग्रुप हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है। सो ये भी तुम्हारा क्या होगा, एरोमेटिक होगा। देखो हमने 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डिस्कस कर दिया है, अब 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पहला ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड तुम्हारा क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये साइक्लिक है, प्लानर है, फुल्ली कंजुगेटेड है एंड तुम्हारा 4n इलेक्ट्रॉन कंटेन करके बैठा है, 4 × 3 मतलब 12 होगा, ठीक है। सो तुम्हारा ये एंटी एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा एंटी एरोमेटिक हो गया। ये तुम्हारा क्या है, देखो अगर कोई ऐसे गिनना चाहेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, नॉन हकल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नॉन हकल इलेक्ट्रॉन और लोकलाइज्ड लोन पेयर। ये जो तुम्हारा नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर तुम्हारा क्या है, लोकलाइज्ड है। मैंने ये इस कंपाउंड को डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन तुम्हारा ये है, सपोज तुम पकड़ लो कि नाइट्रोजन तुम्हारा ये है और ये जो तुम्हारा ये जो 3 रिंग्स है, ये रिंग्स ऐसे है, ऐसे फ्लैटन है, ठीक है, ऐसे तुम्हारा फ्लैट है। सो ऐसे ऊपर की तरफ नाइट्रोजन है, मतलब ये सेम प्लेन में नहीं है, सेम प्लेन में नहीं होगा तो रेजोनेंस कैसे होगा, मतलब डिलोकलाइजेशन कैसे होगा। सो डिलोकलाइजेशन इधर नहीं होता है, इसीलिए क्या है, ये तुम्हारा हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। देखो इस कंपाउंड में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन ही है, मतलब ये क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, साइक्लिक है, प्लेनर है, फुल्ली कंजुगेटेड है, वही यही बात, एक ही बात है, ठीक है। तो तुम्हारा एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है और ये एक हाइड्रोजन है। ये जो तुम्हारा 3 हाइड्रोजन है, ये अंदर क्या करता है, सीवियर स्टैटिक रिपल्शन करता है। जितना तुम्हारा स्टैटिक रिपल्शन बढ़ेगा और इधर अंदर बहुत स्टैटिक रिपल्शन होता है, सो इसीलिए ये कंपाउंड क्या है, प्लेनरिटी अटेन नहीं कर पाता है। क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। नॉन तुम्हारा प्लेनर हो जाएगा। अगर नॉन प्लेनर हो गया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर अगर हो गया तो नॉन तुम्हारा एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक तुम्हारा इधर हो जाएगा, ठीक है। नॉन एरोमेटिक तुम्हारा ये हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा एंटी एरोमेटिक, ये भी तुम्हारा एंटी एरोमेटिक, ये तुम्हारा हो गया नॉन एरोमेटिक, ठीक है। सपोज तुम इस कंपाउंड को पकड़ लो, ठीक है, इस कंपाउंड को तुम पकड़ लो। देखो ये जो तुम्हारा कंपाउंड है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। अब देखो मैंने जो प्रीवियस पूरा जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, मैं इस क्वेश्चन में बोल दे रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो तुम्हारा बाहर की तरफ 8 हाइड्रोजन्स है, ये क्या है, देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड है तो बेसिकली बाहर की तरफ जो हाइड्रोजन्स है वो क्या है, डीशील्डेड होंगे, ठीक है। सो जो 8 हाइड्रोजन्स है वो डीशील्डेड होंगे और इसका जो डेल्टा का वैल्यू आता है, बाहर की तरफ जो हाइड्रोजन्स है, ये हाइड्रोजन्स, ये बाहर की तरफ जो हाइड्रोजन्स है उसका डेल्टा का वैल्यू कितना आता है, डेल्टा का वैल्यू तुम्हारा आता है वो करीब 7 to 9 तुम्हारा ppm के अंदर में ये डेल्टा का वैल्यू आता है, ठीक है। और ये जो बाहर की तरफ 2 हाइड्रोजन, देखो ये जो कार्बन है, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है और ये 2 हाइड्रोजन का डेल्टा, ये बाहर की तरफ है, मतलब आउटर हाइड्रोजन है। सो आउटर हाइड्रोजन में तुम्हारा डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, देखो डेल्टा मतलब तुम्हारा शील्डेड होगा, ये 2 हाइड्रोजन तुम्हारा क्या होगा, शील्डेड होगा। अगर शील्डेड है तो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो कितना डिक्रीज करेगा, डेल्टा का वैल्यू होता है -1 to -3 ppm के अंदर में रेंज में ये 2 हाइड्रोजन का वैल्यू होता है, ठीक है। सो मैंने प्रीवियस भी डिस्कस कर लिया और ये पूरा भी डिस्कस मैंने कर लिया, ठीक है। देखो इस कंपाउंड में क्या है, बाहर की तरह ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, हमने अभी पता किया है ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। देखो ये बाहर की तरफ जो हाइड्रोजन्स है 1 2, ये है 3, ये है तुम्हारा क्या 4, ये है तुम्हारा 5, ये है तुम्हारा 6, ये है तुम्हारा 7, ये है तुम्हारा 8, ये है तुम्हारा 9। ये जो बाहर की तरफ जो हाइड्रोजन्स है, एंटी एरोमेटिक में जो आउटर हाइड्रोजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली तुम्हारा जो 9 हाइड्रोजन है वो तुम्हारा क्या होता है, शील्डेड होता है, ठीक है। सो ये तुम्हारा शील्डेड हुए और अंदर की तरफ जो एक हाइड्रोजन है, अंदर की तरफ जो हाइड्रोजन एक है वो तुम्हारा क्या है, डीशील्डेड है, ठीक है, डीशील्डेड है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। हैप्पी लर्निंग।